नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी सजीव में और आपके साथ मैं हूं स्मिता। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सभी को आज विश्व योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही विश्व संगीत दिवस की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको हम बता दें कि हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो बेहद खास है विश्व योग दिवस पे, और साथ ही संगीत पर भी हमारा आज का ये कार्यक्रम है। आपके जो भी सवाल हो, आप जो भी जानना चाहते हैं योग से जुड़ी हुई बातें या संगीत से जुड़ी हुई कुछ भी सवाल आपके हों, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर इस वक्त नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस यानी कि 9वां विश्व योग दिवस 2015 में इसे विश्व स्तर पर एक स्मारक दिया गया था, एक इसको प्लेटफॉर्म दिया गया था। ऐसा नहीं है कि योग सिर्फ आज का ही है, योग हमारा सदियों से चला आ रहा है। और योग की अगर बात की जाए तो योग भारत की वो संस्कृति है जिसे ऋषि मुनियों ने सालों से रखा था। सतयुग हो, कलयुग या फिर द्वापर त्रेता युग हो, हमने हमेशा देखा है कि ऋषियों ने योग के द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाया, अपने चक्रों को बढ़ाया है। तो योग आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, 9वें विश्व योग दिवस पर आज वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, जहाँ पर 5:30 बजे आज वो भारत के समय के अनुसार योग करेंगे। और एक जो विश्व स्तर पर पहचान मिली है, विश्व योग गुरु के रूप में आज भारत को जाना जाता है। और ये वाकई में एक गर्व का विषय है, एक गर्व का पल है हमारे लिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में योग करेंगे और उनके साथ 128 देशों से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, वो शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसके अलावा अगर हम मध्य प्रदेश का रुख करते हैं, चलिए, तो मध्य प्रदेश में आज उपराष्ट्रपति भी जबलपुर पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने भी योग किया और उन्होंने कहा कि योग हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और एक बार फिर हम बता दें कि जहां संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वहीं आज जबलपुर में हमारे उपराष्ट्रपति योग कर रहे थे। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने योग को लेकर कहा कि योग हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है और योग करने से हम स्वस्थ रहते हैं, हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहता है, आपकी सारी समस्याएं दूर होती हैं। साथ में उन्होंने विपक्ष पे हमला भी किया कि हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा लागे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। और योग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की पूरी जनता को यहाँ पर शुभकामनाएं दी, बधाई दी। और चलिए अब एक बार फिर आते हैं हम विश्व योग दिवस पर। जी हाँ, विश्व योग दिवस हमारा सदियों पुराना है, योग हमारा आध्यात्म है और योग एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे समझना आज भी लोगों के लिए बदस्तूर जारी है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि आज विश्व योग दिवस के साथ में विश्व संगीत दिवस भी है। जी हाँ, आज विश्व संगीत दिवस भी है, जहाँ पर तमाम जो संगीत के चाहने वाले हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए भी आज का दिन बेहद खास है। और एक ही दिन ये दोनों दिन पढ़ना वाकई अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जहाँ योग हमें मेडिटेशन करके हमारी समस्याओं को दूर करता है, हमारे तनाव को दूर करता है, तो वहीं म्यूज़िक भी हमारे लिए किसी जड़ी बूटी, किसी औषधि से कम नहीं होता है। आज विश्व संगीत दिवस के मौके पे भी आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। विश्व संगीत दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी हम जानेंगे, लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज की तिथि और वार। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 21 जून 2023, वार बुधवार। और चलिए अब हम बात करेंगे आज के विचार की। जी हाँ, आज का विचार हम आपको बताते हैं, जीवन में जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं, जीवन की सार्थकता पूरी करना चाहते हैं, तो
पूरी तरह से जीने और हर तरफ सकारात्मक देखने की आप कोशिश करें। ये आज का हमारा ख़ास विचार था कि आप जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगे। जीवन में अगर आप कुछ लक्ष्य पाना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपनी चीज़ों को बदलना होगा, अपने नज़रिए को बदलना होगा और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ेगी। कहीं भी आप अपने आप को पीछे ना छोड़ें। और कहते हैं कि हर दिन अपने पीछे एक कहानी छोड़ के जाता है, एक इतिहास रख के जाता है, कुछ खट्टे कुछ मीठे पलों को हमारे अपने साथ संजोए रखता है। तो आज 21 जून का क्या इतिहास है, चलिए आपको हम बताते हैं। और 21 जून के इतिहास में हम आपको बता दें, सबसे पहले 1756 में जॉन जेड हॉलवेल के नेतृत्व वाली अंग्रेज सैन्य टुकड़ी ने बंगाल के नवाब फिराजुद्दीन के समक्ष आत्मसमर्पण के बाद 140 अंग्रेज़ों को एक कमरे में बंद किया। उनमें से 123 की मौत हुई थी। हालांकि ये जो इतिहास है ये एक काला इतिहास है, लेकिन सन 1862 की हम बात करें तो सन 1862 में ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर लिंकस इनने वकालत की डिग्री हासिल करने वाले प्रथम वो भारतीय बने थे। और सन 1898 की बात करें तो अमेरिका ने स्पेन को हराकर गुआन पर कब्जा किया था। 1933 में भारत के प्रसिद्ध लेखक, उपन्यासकार, नाटककार, आलोचक तथा व्यंग्यकार मुद्रा राक्षस का जन्म हुआ था। 1948 में सी राजगोपालाचार्य भारत के गवर्नर जनरल बने थे। साथ ही वह देश के अंतिम गवर्नर जनरल थे। सन 1975 की हम बात करें तो सन 1975 में वेस्ट इंडीज़ ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। इसके अलावा 1991 में पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने थे। सन 2001 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ ने आतंकवाद निरोधक कानून बहाल किया था। और 2003 में जोके रोलिंग की 5वीं किताब हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स जारी हुई थी। 2008 में फिलीपीन ने विनाशकारी तूफान फैंगसेन में सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। और 2009 में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 2012 की बात कर लें तो 2012 में ऑस्ट्रेलिया जा रही नौका डूबने से 90 शरणार्थियों की मौत हुई थी। और 2015, आप सभी को पता है, 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहल पर दुनिया के लगभग सभी देश स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रचार प्रसार में सामने आए थे। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2015 इतिहास में लिखा हुआ है और उसके बाद ही भारत को विश्व योग गुरु के रूप में माना जाता है। जी, आज भारत योग गुरु है, विश्व गुरु के रूप में भारत को देखा जाता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 5:30 बजे योग करेंगे। चलिए कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि आज बेहद खास दिन है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। तो हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, बिना देरी करें उनका हम स्वागत करते हैं और आज उन्हीं से जानेंगे योग और संगीत के बारे में। हमारे साथ आज मौजूद है राजीव जैन त्रिलोक, योगा आचार्य। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बारे में बता दूं कि आप योग शिक्षक हैं, साथ में आप राजभवन में भी योग की शिक्षा देते हैं। इसके अलावा आपकी कई पुस्तकें आप लिख चुके हैं योग के विषय में और साथ ही आपकी एक पुस्तक मेरे सामने रखी हुई है, संपूर्ण योग विद्या, जिसे पुरस्कार भी दिया गया है। आपने बहुत सारे पुरस्कार हासिल करे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हमारे अगले जो मेहमान हैं संजीव श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आप फ्लेमेंको विधा में आप आर्टिस्ट हैं और इस विधा को समझना, इस विधा के बारे में जानना मुझे लगता है बेहद रोचक होने वाला है क्योंकि भारत में इस विधा को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन विश्व संगीत दिवस पे एक बहुत खास ये आज हमारी पेशकश होगी, हमारा ये कार्यक्रम होगा। और चलिए
शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम संगीत से आज शुरू करते हैं, उसके बाद हम योग पर आएंगे क्योंकि बेहद रोमांचक ये सफ़र होने वाला है। सर, संजीव जी, आप फ्लेमेंको के बारे में और संगीत के बारे में हमें थोड़ा सा कुछ बताएं। मैं चाहूँगी कि अगर इसकी शुरुआत आप बजा कर करें, गिटार से, अपने संगीत से करें तो क्या बात है। बिल्कुल। तो ये जो मैंने अभी बजाया जी, ये फ्लेमेंको का, जैसे हम बोलेंगे कि एक टाइटल पकड़ जो जिसे बोलते हैं वो उस टाइप का संगीत है ये। इसको कैडेंस बोलते हैं, अंदालूसियन कैडेंस। मतलब इससे पूरा फ्लेमेंको जाग जाता है इस पर्टिकुलर सीक्वेंस से। आप दुनिया में कहीं भी अगर ये बजाएंगे तो पीपल जो जानकार हैं बोलेंगे हाँ फ्लेमेंको बज रहा है। तो ये फ्लेमेंको का अंदालूसियन कैडेंस है। और मैंने सोचा कि विश्व संगीत दिवस है, विश्व संगीत की अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्टाइल होती हैं। जैसे हमारा इंडियन क्लासिकल है, इसके अलावा अमेरिकन ब्लूज़ है, या पोर्तुगीज़ का फादो है, या स्पेन का फ्लेमेंको है। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो विश्व संगीत का बगीचा जो है उसको सुसज्जित करती हैं। बिल्कुल। तो आज मैं फ्लेमेंको को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ विश्व म्यूजिक में, विश्व संगीत दिवस में। और मैंने ये एक अंदालूसियन कैडेंस थोड़ी प्रस्तुत करनी चाहिए एज ए ट्रिब्यूट। जी, बिल्कुल। इस पे और हम जानेंगे कि आखिर फ्लेमेंको होता क्या है, लेकिन अब आते हैं योग पर, क्योंकि योग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और आज चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, हर एक योग की तरफ आकर्षित हुआ है। और कुछ समय पहले ही ये चीज़ें सामने आई हैं, ऐसा नहीं कि योग पुराना है। सर, योग पर मैं आऊँगी राजीव सर आपके पास में, क्योंकि योग एक ऐसी चीज़ है जो एक गूढ़ रहस्य आज भी बना हुआ है। ये आज से नहीं है बल्कि हमारे ये सदियों से है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सिर्फ मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तौर पर ही योग है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे जानना अभी भी बाकी है। यस, नमस्कार। पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे कि आपने गूढ़ रहस्य की बात करी, तो मैं कहता हूं इस ब्रह्मांड में जितने रहस्य नहीं है उतने रहस्य इस शरीर में हैं, और उससे ज़्यादा रहस्य योग में है। क्योंकि योग से तरह तरह की चीज़ें प्राप्त होती हैं। मैंने तो बल्कि YOGA, यील्ड, ओबीडियंट, अटेंडेंस एंड गिवन अप, ऐसा बनाया है पूरा कि हम क्या मिल सकता है, क्या प्राप्त कर सकते हैं, योगा से क्या उपलब्धियां मिलती हैं। वास्तव में हम देखें तो योग से ही सब कुछ मिलता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो योग की वजह से है। यदि हम योग करते हैं तो हमारा शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, हम आर्थिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, हम सामाजिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि यदि आपको कोई बीमारी है तो समाज का व्यक्ति नहीं पूछता है। आप स्वस्थ दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं तो वो व्यक्ति लाइक करता है, आपको इज्जत करता है। तो आप सामाजिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं, तो आप देश की तरक्की में भागीदार बनते हैं, क्योंकि आप स्वस्थ होंगे तो कुछ अच्छा करेंगे। तो इसलिए योग जो है वो सर्वव्यापी है और विश्वव्यापी है। वैश्विक रूप से इसका फैलना चाहिए, लोगों को योग करना चाहिए। योग हर धर्म को प्राणिपात करता, हर धर्म के लिए ये अंगीकार करने योग्य विषय है। इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं रहता है कि इसमें हमारा धर्म कहीं दब रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। सब लोगों को ये योग करना चाहिए।
बिल्कुल सर, क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने बहुत लंबे समय से आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ हाँ योग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाता है, ये बहुत सारी चीज़ों को हमारी दूर करता है, बहुत सारी गंभीर बीमारियों में योग जितनी का जो chronic है disease है। इस्तेमाल होता हाँ है। हाँ yes। सर एक चीज़ है, हम सिर्फ योग से हमारा मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक रूप से ही विकास करते हैं। मुझे लगता है कि जब हम योग करते थे, क्योंकि ऋषि मुनियों की अगर हम बात करें तो वो जब योग करते थे वो अपने चक्रों को जागृत करते Yes, थे। 7 चक्र। योग और सातों चक्रों का Yes। क्या संबंध है? एक्चुअल में जब हम पहले तो हम अष्टांग योग की बात करते हैं जी। मैं उसमें आता हूँ। तो 5 यम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इति अष्टांग योग। तो 5 यम है, 5 नियम है। जब हम उन यम और नियम को फॉलो करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होती है, हमारी स्पिरिचुअल पावर आगे बढ़ती है, हमारी चेतना ऊर्ध्वमुखी होती है। देन जब ऊर्ध्वमुखी होती है चेतना, तो जो चक्र सुसुप्ति अवस्था में बैठे हैं, पहला चक्र है मूलाधार, वो सुसुप्ति अवस्था में अनादिकाल से बैठा है, जब तक हमको मोक्ष नहीं हो जाता तब तक वो बैठा हुआ है। या ऐसा कह सकते हैं कि मोक्ष जाने की पहली सीढ़ी मूलाधार चक्र है। तो मूलाधार चक्र, देन फिर आफ्टर हमारा स्वादिष्ठान है जो हमारे नाभि के नीचे रहता है। जी। फिर उसके बाद मणिपूरक चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्धा चक्र है, यहाँ गले में रहता है, और आज्ञा चक्र एंड सहस्दार। हमारे ये 7 चक्र हैं। सातों चक्र तो किसी के जागृत नहीं होते, पर जब वो योग के साथ में ध्यान की पराकाष्ठा को जाता है, उसके जब चरम आनंद को प्राप्त करता है, जी। तो चक्र अपने आप जागने लगते हैं। और उनकी कई विधियाँ ईजाद हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी पुस्तक में लिखा कि चाइना जैसे क्षेत्र में कुछ हिमालय के आश्रमों में मस्तिष्क में आज्ञा चक्र में उसको लकड़ी की छेनी से छेद वो करके उसको जागृत करते हैं। बहुत सारी हरि अनंत हरि कथा अनंता, इतने सारे विधाएं, इतनी सारी विधियां हैं योग के साथ चक्र को जागृत करने की। और वास्तव में चक्र जागृत होता है, हमारा ओज बढ़ता है, तेज बढ़ता है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ती है। हम ये कह सकते हैं कि यदि मैंने 70 साल की उम्र में प्राप्त करा है तो मैं पुनर्यौवन को प्राप्त हो जाऊँगा। यदि मैंने 25 साल की उम्र में प्राप्त करा है तो मैं चेर यौवन, जी। मतलब एंटी एजिंग वाली बात है, एंड एज रिवर्सिंग वाली बात है, वो था, दोनों होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि योग आज हर प्रत्येक घर में इस वजह से ही हो रहा है कि उसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। जब कुछ आगे बढ़ते हैं एडवांस में, तब फिर हम चक्र की तरफ जाते हैं, और बहुत अच्छा रहता है यदि चक्र की तरफ जाते हैं तो वो जागने लगते हैं। और पर उसका थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा उसका 5 नियम जो हैं, 5 यम है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। आप हिंसा करते हो तो आपके चक्र नहीं जागेंगे, आप झूठ बोलते हो तो आपके चक्र नहीं जागेंगे, चक्र जागेंगे तो आपका झूठ बोलना बंद हो जाएगा, आप हिंसा करना बंद कर देंगे, आप शाकाहारी हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं, इसलिए उन्होंने 5 यम दिया, देन आफ्टर 5 नियम दिए हैं। 5 नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधान। तो ये जो 5 नियम है, 5 नियम में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग को कनेक्ट करता है और ये चक्र जगाने के लिए सहयोग प्रदान करता है। स्वाध्याय में स्व का अध्याय अपना आप को पढ़ना, एंड स्वाध्याय बुक्स को पढ़ना, ये चीज़ें कहती हैं। सर जब हम योग करते हैं, आपने कहा कि जब योग करते हैं तो चक्र बड़ी मुश्किल से जागृत होते हैं, और बड़ा टफ ये टास्क होता है, बड़ा टफ होता है। तो जब इस सिचुएशन में हम आते हैं तो फिर हम किस तरीके से करेंगे? मतलब चक्र हम वो करते हैं, जागृत करते हैं, तो किस तरह से हमें, क्या कभी कोई दिक्कत भी आती है? बहुत आसान तो नहीं होता है ये। बहुत और आसान तो नहीं इसके है। बाद मैं ये भी चाहूँगी कि आप कोई एक ऐसा आसन भी हमें करके बताएं। यस, वाओ। मुझे लगता है ये आपकी सबसे चहीती चीज जो है, जो आप चाहते हैं करना। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि यदि वास्तव में किसी को यदि चक्र जगाना है जी, तो मेडिटेशन करना सीख ले। और निर्विकल्प ध्यान जब करते हैं तो निर्विकल्प ध्यान से चक्र जगते हैं। सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है ना जी, उसको जगाना बहुत कठिन है। वो हमारे मैं बताता हूँ, हालांकि पुस्तकों में लिखा है, इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे सर एनस अगर से आप थोड़ा सा यहाँ ऊपर रहता दिखाएं है। हमें तो थोड़ा हमारे हाँ, दर्शकों को एनस भी से अच्छा। ऊपर रहता है वो, और 2 अंगुल ऊपर रहता है, और नाभि से नीचे 4 अंगुल नीचे रहता है। तो उसको जगाने के लिए मैं कुछ आसन्स भी बताता हूँ। बिल्कुल। और परंतु ये व्यक्ति जो आसन्स मैं बता रहा हूँ, ये समान रूप से दूसरे लाभ तो प्रदान करता है, पर चक्र जगाने में सहयोग देता है। तो सबसे पहले पद्मासन है।
कहाँ पे करना होगा तो यहाँ तो संभव नहीं है। यदि दर्शक लोग यदि पुस्तकें हैं वो उनके पास तो वो देख सकते हैं कि जो पद्मासन की अवस्था में सर बैठते हैं। यहाँ बैठ के कोई प्राणायाम या फिर यस अनुलोम डेफिनेटली विलोम प्राणायाम तो बता जो दूंगा मैं। है हाँ तो हाँ वो मैं चाहूंगी आप प्राणायाम भी यहाँ दिखाएं। बताऊंगा मैं। और एक उज्जाई प्राणायाम है, विशुद्ध चक्र को जगाने के लिए उज्जाई जी। प्राणायाम करना चाहिए। तो मैं एक्सप्लेन करूँ क्या? जी पर जी लंबा है वो। कोई बात नहीं सर, चलेगा? थोड़ा हमें जानना है हाँ। क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। अच्छा ठीक है। तो उज्जाई प्राणायाम करते समय हम पहले श्वास को बाहर फेंकते हैं, मतलब वो हम उसको बाहर निकालते हैं, फिर इनहेल करते हैं और गले को हम सिंक करते हैं, टाइट करते हैं और एक यहाँ से कंठ से एक ध्वनि निकलती है और उसको देखिए आप कैसे करते हैं। और बारीक काफ़ी उसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि साउंड भी बराबर चलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आप वो उसको कैसे करते हैं। अब इसको इनसाइड होल्ड करते हैं, रोकते हैं, देन फिर चिन को यहाँ लगाकर लेफ्ट हैंड से नासिका से निकालते हैं। एक बार फिर से देखिएगा। ये एक चक्र हुआ। वो आपकी टीवी की वजह से, मतलब क्योंकि टाइम की वजह से मैंने शायद जल्दी करा है, बहुत काफ़ी देर तक करता हूँ मैं। जब हम ये इनहेल करते हैं जी तो हम नीचे से अपान वायु को ऊपर खींचते हैं तो वो मूलाधार चक्र जागृत होने लगता तो है। ये मूलाधार चक्र के लिए आपने ये आसन किया। हाँ, मूलाधार चक्र जागृत होगा। अच्छा। उसकी रेस, उसकी वाइब्रेशंस स्वादिष्ठान पे आएंगी, जी देन आफ्टर मणिपूरक पे, फिर अनाहत पे, फिर विशुद्धता पे। तो जितने भी जो गायक होते हैं, स्पीच देते हैं, प्रवचन देते हैं, गाना गाते हैं, जी। उनको उज्जाई प्राणायाम करना चाहिए। उससे उनकी स्पीच अच्छी होती है। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं क्योंकि योग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। संजीव सर आपके पास आती हूँ। जी फ्लेमिंको, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो विधा है इस पर आप कैसे हमें बता, हम जानना चाहते हैं फ्लेमिंको विधा, क्योंकि बहुत संगीत को अगर देखा जाए तो ये भी बहुत वृहद है। जी भारतीय संगीत में हमने देखा है बहुत सारे फॉर्म्स हैं, वेस्टर्न में हमने देखा है, स्पेनिश में हमने देखा है। तो मैं इस विधा को भी जानना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शक भी, मुझे लगता है, इस जी। नए आर्ट को जानना चाहते जी। हैं। हालांकि लोगों ने सुना ज़रूर है लेकिन जो कहते हैं कि जानना जी। वो ज़रूर। राइट। तो देखिए मतलब ये स्पेन की विधा है। इनफैक्ट साउथ ऑफ स्पेन, मतलब स्पेन का जो दक्षिण पार्ट है, वहाँ से ये, वहाँ इसके एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ से विधा मानी जाती है कि निकली हुई है। और इस विधा में जैसे हमारे इंडियन म्यूजिक में भी बोला जाता है कि नृत्य, वादन, गायन, जी जब तक ये तीनों एलिमेंट ना रहेंगे संगीत कंप्लीट नहीं होता। सामवेद की ऋचा है ये। वैसे ही फ्लेमेंको में भी है। फ्लेमेंको में एक्चुअली क्वाद्रो, मतलब 4 एलिमेंट माने जाते हैं। एक तो गायन है जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, इसके बाद वादन आता है, वादन जो कि गायन को सपोर्ट करता है, तो उसमें गिटार का यूज़ किया जाता है। ये गिटार फ्लेमेंको गिटार है और ये नॉर्मल गिटार से थोड़ा अलग है। इसका वुड अलग होता है, इसमें जो नायलॉन स्ट्रिंग्स हैं जो कि वार्म टच देती हैं, मेटेलिक टच नहीं देती हैं। इसके अलावा इसका एक्शन कम है जिससे कि काफ़ी ताल और लयकारी में सहयोग मिलता है। मतलब नॉर्मल गिटार से या जो फिल्मों में यूज़ होता है उस गिटार से बहुत अलग है। ये बहुत ही कंस्ट्रक्ट भी है, बहुत अलग है। इंडिया में ये कहीं नहीं मिलेगा। ये हैंडमेड गिटार है। ये हैंडमेड गिटार है। हैंडमेड गिटार है, मतलब मशीनों से या फैक्ट्री मेड नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्ट लगता है इसमें।
तो मतलब तो ये वादन के ये स्पेसिफिक वादन में यूज़ होता है। इसके अलावा फिर नृत्य है। तो नृत्य में जो नर्तज्ञ होते हैं, नृत्यांगना होती हैं, वो जैसे हमारे कथक में घुंघरू पहने जाते हैं पाँव में, जी। तो वो शूज़ पहनते हैं, हम्म। उसमें मेटल लगा होता है शूज़ के नीचे, जिससे कि उन्हें ताल मिलती है, मतलब अपनी ताल खुद देते हैं वो वाद्य के साथ, नृत्य। और चौथी चीज़ जो है वो परकशन के लिए, जैसे हमारे यहाँ तबला यूज़ होता है तो उनके यहाँ पाल्मा यूज़ होता है। पाल्मा इज लाइक पाम, आपकी पाम। मतलब हाथों से तबले का काम करना। तो ये बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी होती है, वहाँ पर क्लासेस चलती हैं, लोग सीखते हैं इसे और एक प्रोफेशन की बतौर लेते हैं। तो ये जी। 4 पार्ट फ्लेमेंको को बनाते हैं। और देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। ये ऐसा है कि कई साल पहले, मतलब ये प्रूवन है, ये 12वीं शताब्दी के आसपास जब आक्रमण शुरू हुए भारत देश पर, तो एक बार कुछ मतलब स्टोरी गोज लाइक कि जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जी। वहाँ पर जब आक्रमण हुआ तो जो मतलब आई थिंक अरेबिक कंट्री से आक्रमण हुआ था वो, तो उसमें वो जब उन्होंने आक्रमण कर लिया और जीत लिया, तो उन्होंने कहा कि अब क्योंकि आक्रमणकारी थे, उनका मतलब सिर्फ मटेरियलिज्म ही था, मतलब संपदाएं या भौतिक था, उनको दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई काम के लोग ही हम रखेंगे, बाकी लोग जो काम के नहीं हैं उनको मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ये लोग कौन है? कुछ लोग थे वहाँ पर, एक ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन्होंने कहा ये तो म्यूजिशियंस हैं। तो क्या काम के म्यूजिशियन? भाई म्यूजिशियन, संगीतज्ञ और ये लिखने वाले हमारे कोई काम के नहीं, हम तो आक्रमणकारी लोग हैं ना, पैसे से मतलब है, इनको मृत्युदंड दिया जाए। तो जो राजा था, जो कि बहुत संगीत प्रेमी था, उसने बोला कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ये संगीतज्ञ हैं और ये समाज को बनाने में बहुत मदद करते हैं, अच्छी भावनाएं, संवेदनाएं पैदा करते हैं, आप इनको मारिए मत, हो सकता है आपके कहीं कुछ दूसरी चीज़ों में काम आ जाए, इनको गिव देम वन चांस। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, तुमको हमारे अरब में भेज देते हैं, वहाँ पे तुम गाय और बकरी चराना और थोड़ी खेती बाड़ी करना। सो दे हैव बीन मूव टू दैट अरेबिक पार्ट। मृत्युदंड नहीं मिला, वो पूरा का पूरा म्यूजिशियन का ग्रुप अरब में पहुंच गया। 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे जब पहुंच गए तो उन्होंने, म्यूजिशियन थे एंड ऑफ द डे, लेकिन थोड़ा बहुत जान बचाने के लिए काम उन्होंने किया, पर अंततः वो वहाँ के लोग खुश नहीं हुए, राजा जो भी थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू आर नॉट गुड फॉर नथिंग, आप गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, अदरवाइज विल किल यू। तो अब वो वापस चले इंडिया आने के लिए, लेकिन गलती से वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। तो इंडिया ना आते हुए एक्चुअली दे वर मूविंग टुवर्ड्स यूरोप। और इसके बाद ये जर्नी कई सालों तक चलती रही, मतलब उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, दे वर जिप्सीज बेसिकली, जिसको हम बंजारे बोलते हैं हाँ। आज की भाषा में। तो वो बंजारा ग्रुप ही था, तो मूव करता गया। लेकिन वो थे म्यूजिशियन, यू सी, हार्ट से वो अपना इंडिया का संगीत उनके साथ था, म्यूजिक ट्रेडिशन एज मतलब ट्रेडिशन के बतौर पे साथ में था, भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य। लेकिन साथ ही साथ अरेबिक कंट्री, जिस कंट्री से वो निकले, जो कि सिल्क रूट जिसे बोला जाता है, हर उस रूट की हर कंट्री का म्यूजिक वो समाहित करते गए अपने उसमें। और शायद उसका रीज़न शायद ये भी है क्योंकि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा वाइडर प्लेटफॉर्म देता है जो समाहित करता है, तिरोहित नहीं करता, वो लेता है, इंक्लूड करता है। सर मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि इंडियन क्लासिक का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, आपने जब Definitely. मेरी आपसे चर्चा हुई थी, बात हुई थी, तो आपने कहा था कि इसमें आप इंडियन म्यूज़िक को भी इंक्लूड करते हैं, इसमें भी बिल्कुल। वही चीज़ है। मैं चाहूँगी एक बिल्कुल। धुन आप हमें ज़रूर सुनाएं बिल्कुल, जिसमें definitely. इंडियन Definitely. ताल जो है। तो आई जस्ट वेरी क्विकली आई जस्ट वांट टू कंप्लीट जी। मेरी थॉट प्रोसेस। तो अंततः ये स्पेन में पहुंचा ये ग्रुप, और स्पेन में जाके सेटल हो गए, क्योंकि वहाँ सूरज जो था वो भारत के जैसा था, साउथ ऑफ स्पेन में, सेम एज इंडिया। तो वहाँ जाके सेटल हो गए वो लोग, और फिर स्पेन का म्यूजिक भी उन्होंने अख्तियार कर लिया। तो और फिर मतलब 17वीं शताब्दी के आसपास एक फ्लेमेंको स्वरूप में ये संगीत उभर के आया, जी। जिसमें इंडियन क्लासिकल सोल था, लेकिन उसके आसपास अरेबिक मेलोडी भी थी, और क्या बोलते हैं, टर्किश और ईस्टर्न यूरोपियन संगीत भी था, स्पेन के फोकलोर थे, सब मिलके फ्लेमेंको बन गया। ऐसा ये फ्लेमेंको बन गया। तो मैं ये कहूँगा फ्लेमेंको के बारे में कि ये एक ऐसा बच्चा है जो भारत में पैदा हुआ, लेकिन जिसकी केयर स्पेन ने करी, लेकिन उसकी सोल इंडियन ही है। तो चलिए उस सोल को हम सुनते हैं आज, बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम योग पर आएंगे, तो क्योंकि वो भी इंडियन- बड़ा जी हाँ, इंडियन क्लासिकल से जरूरी है। कैसा इसका ताल्लुक है? देखिए मैं अभी हाथ में मैंने घुंघरू पहन लिए, वो ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। मैं यहाँ पर आया दूरदर्शन में, तो यहाँ पर कथक की वो चल रही है, जी। कुछ Auditions. ऑडिशंस चल रहे हैं, तो कथक नृत्यांगना है, उनके पास घुंघरू है, घुंघरू मेरे पास भी थे किसी दूसरे पर्पस के लिए।
तो मैं ऐसे ही मेरे ध्यान में आया कि यार ये तो बहुत अच्छी ताल दे सकते हैं अगर हाथ में पहनूं तो तो चलिए तो मैंने कहा, फ्लेमेंको why के not? साथ में हम भारतीय ताल, भारतीय संगीत का It goes very समावेश well, definitely. देखेंगे। और तो हम इसको अलग अलग पक्ष में देखेंगे तो देखिए फॉर एग्जांपल ताल की हम बात करें शुरू में अगर तो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत में जो ताल है एक ताल बोली जाती है एक ताल बड़ी प्रमुख ताल है, 3 ताल भी है। एक ताल में दिन दिन धागे नटी टूना कत्ता धागे तक टीना 12 मात्राएं होती हैं। फ्लेमेंको में भी 12 मात्राएं होती हैं, वो ऐसे चलती हैं ता 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ता 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 ती ता 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 तक तक ता 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 तक तक ता 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 ती ता 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 ये चल रहा है। अब इसको मैं गिटार पे बजाता हूँ। हुई एक ताल की जी। फिर हमारी होती 3 ताल बड़ी प्रमुख मानी जाती धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना धा दिन दिन धा दिन दिन ना 4 के विभाग हैं इसमें जी। अब देखिए इसका स्वरूप फ्लेमेंको में कैसे आता है। इसका स्वरूप फ्लेमेंको में एक विलंबित में ले रहा हूँ। चार के विभाग थे। अच्छा फिर हम दादरा की बात करें तो दादरा भी है, कहरवा करें तो कहरवा भी है। बिल्कुल आगे भी इसके जानेंगे अलावा हम इस पर। मेलोडी में हाँ जी। अगर हम गायन की बात करें तो देखिए जो अभी मैं जो बजा रहा था मैं वो स्केल ही लेता हूँ। संगीत की दृष्टि से देखें तो ये जो स्केल चल रहा है ये या भैरवी के स्वर यूज हो रहे हैं यहाँ पर। इन अदर वर्ड्स में पूरा भैरवी यूज कर रहा हूँ विच इज हमारी जो इंडियन क्लासिकल की राग है जी। तो वेरी क्लियर कट मतलब इसका एग्जांपल है ये। और ऐसे ही नृत्य की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने ये यूज कर रहा हूँ घुंघरू, वैसे फ्लेमेंको के जो नृत्यांगनाएं या नर्तज्ञ होते हैं वो फ्लेमेंको शूज यूज करते हैं, उसमें पूरी ताल आती है और पूरा लयकारी आती है। तो इस तरीके से इंडियन क्लासिकल का इंडियन संगीत का इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल आगे और भी जानूंगी, लेकिन अब एक बार फिर योग पर आती हूँ। सर योग में हमने चक्रों को तो समझा कि चक्र बहुत ज़रूरी हैं और जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे, आप अपने योग के साथ में अगर आपके चक्र जागृत नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उतना फ़ायदा मुझे लगता है या इफेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन योग जितनी तेज़ी से आज बढ़ रहा है, जो विकास हो रहा है, लोगों की बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं, बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस दूर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और क्या क्या योग के फ़ायदे सर? आज विश्व पटल पर योग को देखा जाता है, आज हर एक व्यक्ति ऐसा है जो योग की तरफ आकर्षित हुआ है। मैंने कुछ ऐसे क्रोनिक डिसीज़ ठीक करे हैं और सबसे ज़्यादा मैं बताता हूँ कि मेरे पास एक MBBS डॉक्टर आए थे, वो अभी 65 साल के हैं और ये कोरोना के बाद की टाइम उनको कोरोना हुआ, बहुत परेशान हुए, तो आखिर उन्होंने यहीं से GMC से पास आउट है, भोपाल से जी। वो मेरे पास आए कि यार योग बहुत हो रहा है, कुछ बताओ क्या होता है ये, मेरे को तो कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि मेरा तो पूरा लाइफ इस तरह का, एक्चुअली मैं फॉरेन में था मैं। उन्होंने मेरे से योग शुरू करा
आज उनका पूरा परिवार योग कर रहा है और एक्चुअल में उनके कुछ बॉडी के एक्चुअल उनको डायबिटिक पेशेंट भी हैं वो, तो और उनको वो जो उन्होंने खुद बोला कि जब मेरे पास एमआर आके बैठते थे तो मेरे को सुसुप्ति अवस्था में मेरे को नींद आ जाती थी, और जब मैंने योग चालू कराया तो पहले उनको कुछ नहीं बनता था, धीरे धीरे करते करते आज वो उनका ये हाल है कि जब मैं पहुंचता हूँ, अभी मेरी क्लास चलती है जी, तो उसके पहले से वो तैयार बैठते रहते हैं और उनको इतना एनर्जी प्राप्त हो गया है कि वो दिन भर वहाँ एनर्जेटिक होकर काम करते हैं, उनका नींद दूर हो गया, या मतलब वो इतना व्यक्ति ऐसा लग रहा है, वो अपने आप को ऐसा फील करता है कि मैं 40 का हो गया हूँ, अभी 65 की मतलब 66 के हैं वो उनकी, तो वो अपने आप को फील कर रहा है कि बोले क्या मात्र उन आसनों से जिनको मैं देखा करता था यूट्यूब में, क्या उनका तरीका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कुछ आसन ऐसे हैं जो व्यक्ति सही ढंग से नहीं लगाते हैं, यदि वो प्रॉपर लगाएं तो उनके इफेक्ट्स आएंगे। सर हमने ये भी देखा है कि जब कोई क्योंकि हर कोई आज टीचर के पास नहीं जाता, योगा एक्सपर्ट के पास नहीं उतने लोग जाते हैं जितना हम देख रहे हैं कि सोशल या यूट्यूब पर हम देखते हैं, लोग सीखते हैं। लेकिन योग जब आप करते हैं तो आपके पास में एक गुरु होना चाहिए, उसके इंस्ट्रक्शंस में अगर आप करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, तो वो कितना ज़रूरी हो जाता है। कई ऐसे योग हैं जो हम यूट्यूब पे देख तो लेते हैं लेकिन हमें उसका फ़ायदा मिलने की जगह नुकसान हो जाता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लोग एक्चुअली बोलने का, जैसे ओम है, ओम को ही उच्चारण ढंग से नहीं कर पाते। मैं आपको ओम का तरीका बताता हूँ। देखिए कि ओम जो है वो कई प्रकार से बोला जाता है। आज जो वर्तमान में लोग बोल रहे हैं वो ओ को खींचते हैं, जस्ट लाइक दिस, ओ। ऐसा बोलते हैं। माँ जो है वो उसको कम करते हैं, जबकि दुनिया में जितने भी चाहे ऋग्वेद के मंत्र हो चाहे जिसके मंत्र, उसमें माँ, हर चीज, हर उसमें मंत्र में माँ आया है। ओम भी देखें तो ओम में ही माँ है, जबकि हमको वास्तव में दूसरा एक इसका वो है कि वो बराबर करते हैं। ओ तीसरा इसका जो एक्चुअल है, जैसे कि हमने विशुद्ध चक्र की बात करी थी जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उसका एक्चुअल जो है वो ओम ऐसा बोलना चाहिए, एक इसमें जैसे अभी हमारे संगीतक जी ने बताया, इसमें एक लय होती है, इसमें सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा सा, तो लय आना चाहिए ओम में भी, एक तहजीब आना चाहिए, एक लिहाज आना चाहिए कि उसमें। अब लोग ओ करते हैं ना, बिल्कुल गलत करते हैं, बल्कि कोई पास में देवता आ रहा तो लगता है वो दूर हो जाएगा। एक तहजीब से, एक विनम्रता के साथ में, एक लय के साथ में, ओ, ये पूरा चक्र खींचते हैं। ऐसा आनंद आता है, इतना ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कई लोगों की शक्ति आ गई है, बहुत ऊर्जावान हो गया हूँ। मात्र एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। और जब योग किया जाता है तो सबसे पहले शुरुआत इसी आसन से की जाती है, ध्यान से ही की जाती है, प्राणायाम भी बोलते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ते हैं और आगे की फिर योग को करते हैं। हाँ, मैं चाह रहा था कुछ आसन बताऊं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है सर कुछ ऐसा आसन जो आप यहाँ बैठ के हमें दिखा सकते हैं। कुछ मैं थोड़ा सा खड़े होकर कुछ मयूरासन वगैरह दिखाऊं क्या? इसमें आपको कोई कैमरा वगैरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जब फिर आप सर, क्योंकि माइक से फिर थोड़ी दिक्कत होगी तो वो, लेकिन कोई ऐसा आसन अनुलोम या जो बैठ के आप मैं इसी को ओम को मैं बताता हूँ आपको कि इसी ओम को जब हम उज्जाई प्राणायाम के साथ करते हैं तो वो ऐसा है। आज ऐसा लगेगा कि शायद मैं ओम और सिर्फ उज्जाई के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि जो कुंडलिनी जागरण की बात करी हमने, 7 चक्र की बात करी, 7 चक्रों के बाद वो बहुत जरूरी तो है। उसके लिए सर आपको मैं यहाँ रुकूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप साहू। उनका क्या सवाल है वो जानते हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है,
क्या आपका सवाल है, आप पूछें। प्रदीप जी, प्रदीप जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? प्रदीप जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक मेरी आवाज। प्रदीप जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है ना? जी। मैं प्रदीप बोल रहा हूँ मैडम, भोपाल से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी राजीव भाई कैसे हो? नमस्कार। हाँ नमस्कार प्रदीप जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में, बॉडी में, तो 5 तत्व होते हैं बड़े बड़े। तो थोड़ा बोलने दीजिए मेरे को। तो जी। 5 तत्वों को बैलेंस करने का नाम योग है। तो ये बताइए कि योग के द्वारा वो पांचों तत्व, अलग अलग तत्व कैसे बैलेंस होते हैं? बहुत बढ़िया। अष्टांग योग के द्वारा 5 तत्व कैसे बैलेंस होते हैं, बताइए। थोड़ा नॉलेज को अपडेट करिए प्लीज, है ना? ठीक है। ओके, थैंक यू, है ना? थैंक यू प्रदीप जी। जी आई थिंक यू आर एस्ट्रोलॉजर ना? आई थिंक यू जी। इज एस्ट्रोलॉजर। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका दोनों है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जैसा हमारा शरीर है वैसा इस ब्रह्मांड है। 5 तत्व से मिलकर शरीर बना है, 5 तत्व से मिलकर ब्रह्मांड की रचना हुई है। जब हम हमारे जब 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जब हमारे शरीर में जैसे हम 70% 80% हमारे शरीर में जल है, पर जब कोई अनबैलेंस होता है, पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है तो हम मोटे होने लगते हैं, अग्नि तत्व ज़्यादा होता है तो हमारे चेहरे में क्रूरता झलकने लगती है। बहुत अच्छा प्रश्न करा है। जब हमारे जल तत्व होता है हमारे शरीर में तो हमारे को पित्त नाम का रोग घेरता है। वायु जब हमारे शरीर में ज़्यादा होती तो वात रोग पैदा होता है। जी। और जब ये कुछ अनबैलेंस होते हैं तो कफ नाम का रोग पैदा होता है। वात पित्त कफ अनबैलेंस हो जाते हैं तो शरीर पूरी तरह से बीमारग्रस्त हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, ना उसे दिन अच्छा लगता है ना रात अच्छा लगती है। तो जब हम प्रतिदिन, जैसे हमने एक पैकेज बनाया है वात पित्त कफ के लिए और 5 तत्व को बैलेंस बनाने के लिए, बताना अच्छा हुआ याद दिलाया। हम जब खड़े वाले आसन करते हैं, हम स्टैंडिंग करते हैं आसन स्टार्टिंग में। हम पहले वार्म अप करते हैं तो हमारी सांस तेज चलती है, हमको श्वास लेने की हमारी इच्छा जागती है, हमको ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और जो दूसरी वायु पहले थी वो निकल जाती है। सर ये कुछ स्क्रीन पे हमारे आसन चल रहा है, मैं चाहूँगी इनके बारे में भी आप बताएं, हाँ, क्योंकि यस, तो इन आसनों से शायद मुझे लगता है कि कुछ सहायता होगी कि कौन कौन से आसन है। मैं चलते हैं ना दोबारा तो अभी ये इसको पूरा करें, बिल्कुल, है ना? तो जब हम आसन लगाते हैं, कोई सा भी हम आसन लगाते हैं तो क्रम पूर्वक लगाए गए विधि पूर्वक आसन, ये देखिए सर स्क्रीन पर इस वक्त। हाँ ये तो पद्मासन में ऐसे बैठे कोई ध्यान वगैरह कर रहे हैं लोग। तो फिर से सुन लीजिए कि विधि पूर्वक किया गया कोई सा भी आसन हमारे शरीर में वात पित्त कफ के बैलेंस के साथ में 5 तत्व का बैलेंस बनाता है। चाहे हम उष्ट्रासन ले लें, आप कोई सा भी आसन का नाम लीजिए, मैं बताता हूँ वो कहाँ पर इफेक्ट डालता है। एनी टाइप कोई भी, उष्ट्रासन, पद्मासन, सुखासन, सर्वांगासन, शीर्षासन। शीर्षासन मैंने सुना है बड़ा बहुत ही कठिन अच्छा होता है, और लेकिन लाभ उसका बहुत ज्यादा होता है शीर्षासन, और उसे करने का तरीका भी बहुत। शीर्षासन से आम व्यक्ति यहाँ से लगाता है जी, जबकि यहाँ से लगाया जाता है। 2 हमारे यहाँ पर नाप लिया, 2 उंगल का, 2 उंगल ऊपर का, यहाँ से लेना चाहिए। यहाँ पर तो मस्तिष्क होता है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा रहता है तो वो काफ़ी नाजुक रहता है यहाँ पर, तो यहाँ से नहीं लगाना चाहिए। प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण शीर्षासन लगाने के साइड इफेक्ट होते हैं। सर्वांगासन के उतने नहीं होते। सर्वांगासन उसी का समरूप है। बेहतर ये है कि उस शीर्षासन की अपेक्षा सर्वांगासन से लगाए। सर्वांगासन से लगाए, देन सेकंड नंबर पे उसी का एक और ऑप्शन है विपरीत करनी, उसमें थोड़ा सा और मूव हो जाता है। और सर्वांगासन बहुत अच्छा है। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ बताऊं सर्वांगासन वगैरह, यदि आपका, चलिए जैसा फिर आपको लगे। आप यहाँ बहुत ही संभव है अच्छा। सर? हाँ इस वक्त संभव है, लेकिन यहाँ कैसे है? हाँ हाँ, एक्चुअल में यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ टेबल में कर सकता हूँ मैं। यहाँ टेबल पर अच्छा नहीं बनेगा, वो कांच की टेबल है। चलिए फिलहाल मैं आपको 5 तत्व वाली बात है उनको शायद मेरे को संतुष्टि मिली होगी कि हम किसी प्रकार के आसन को तहजीब से विधिवत पूर्वक लगाते हैं, क्रम पूर्वक लगाते हैं कि पहले कौन सा लगाना, देन सेकंड कौन सा लगाना, तीसरा कौन सा लगाना, चौथा, तो हमारे 5 तत्व बैलेंस होते हैं। ये पक्की बात है, नियम से होते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि
हम बैलेंस बनाते हैं और हमारा वात पित्त कफ का जो त्रिदोष है आयुर्वेद में बताया वो भी बैलेंस होता है और हम अपनी अच्छी ज़िंदगी को अच्छा जी सकते हैं। और सर यही वजह है कि आज डॉक्टर्स हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, हाँ, वो हाँ। योग की तरफ आगे इसीलिए बढ़ रहा है बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। योग करने से उसकी इन पांचों चीजों को संभालता मैं तो है आपके और सामने वो बैठा हूँ चीजें गवर्नर करता हाउस है। और में, आप माननीय राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल बहुत ज़्यादा योग करती थी, माननीय हमारे मंगू भाई छगन भाई पटेल साहब बहुत ज़्यादा योग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं तो मतलब देखता हूँ, मेरा तो सब्जेक्ट ये कि मुझे काफ़ी हाईली इफेक्टिव पर्सनालिटीज़ में मुझे जाना पड़ता है और वो देखते हैं कि वो नहीं बनता है, उनको पालती मार के नहीं बैठ सकते वो, तो धीरे धीरे उनको बन जाता है। और अभी एक किसी मेरे पास केस है, वो 1 कुंटल 50 किलो के हैं, उनको मैं रोज योग कराता हूँ। 150 किलो के, 1 क्विंटल 50 किलो के हैं, मैं उनको रोज योग कराता हूँ। सर एक और बहुत जरूरी बहुत फर्क पड़ा है और काफ़ी दुबले हुए हैं वो, मतलब 5 से 10 किलो कम हुआ है उनका। देखिए, योग से सिर्फ आपको मानसिक तौर से शांति नहीं मिलती, आप फिजिकली भी फिट होते हैं और आजकल लोगों का यही सबसे ज्यादा इस तरह। सर ये योग जो आप करवा रहे हैं, उष्ट्रासन है, ये उष्ट्रासन के लिए मैं वो हो रहा हूँ, उसके पहले उसने फोटो खींच लिया तो वो प्रॉपर और थोड़ा सा ऐसे होके वो ऐसा पीछे जाते हैं, तो उष्ट्रासन कहलाता है, कैमल पोज कहलाता है। जी। इससे बैली ठीक होती है, हमारा जो टमी है ये ठीक होता है, पाचन तंत्र का क्रियाशील होता है। ये उत्तान मंडूकासन है, अभी जो दिखाया था उन्होंने, तो वो उत्तान मंडूकासन था, तो वो हमारे लंग्स को मजबूत बनाता है। ये देखिए, ये जस्ट लाइक दिस उत्तान मंडूकासन, हम इसमें वज्रासन से बैठ जाते हैं और ये वाली क्रिया करते हैं। ये वाला हाथ यहाँ आता है, ये यहाँ आता है। और एक और इसमें देख सकते हैं कि जब हम वज्रासन से बैठते हैं और थोड़ा सा पैर को एक ऊपर एक करके ऐसा करते हैं, तो ये गोमुखासन कहलाता है जी। इसको हम ऐसे पीछे से ऐसे पकड़ते हैं, इसको गोमुखासन। ये भी लंग्स को मजबूत बनाता है। देखिए बहुत अच्छा एक मैं बताता हूँ आपको, 3 बातें हैं। भोजन हमारा सबसे कम होता है, 2 से 3 किलो मैक्सिमम हम करते हैं 24 घंटे में। 5 लीटर पानी पीते हैं 24 घंटे में, 5 से 6 लीटर, कोई 7-8 लीटर पीता होगा जो ज़्यादा फॉलो करता है। पर सबसे ज़्यादा हम वायु लेते हैं, श्वास लेते हैं, 10,000 लीटर सांस लेते हैं हम, 10,000 लीटर वायु लेते हैं, और उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम सबसे ज़्यादा भोजन की तरफ ध्यान देते हैं जी। कि हमको खट्टा चाहिए, हमको नमकीन चाहिए। हम ये नहीं देखते कि किसके साथ क्या लेना। हम विपरीत आहार आजकल बहुत कर रहे हैं, जैसे सैकड़ों साल से दही बड़ा लोग खाते आ रहे हैं, वो विपरीत आहार। जबकि आप राजीव दीक्षित को सुनेंगे तो आपको उन्होंने बताया है, दिस इज ए विपरीत आहार। आप दही के साथ बड़े खाएंगे तो वात दोष उत्पन्न होगा, आपका पित्त भड़क जाएगा, जब कफ की उत्पत्ति होगी फिर आप 2nd डे 3rd डे बीमार पड़ेंगे। आज नहीं तो आफ्टर सम टाइम, कुछ दिनों के बाद आपको बीमार पड़ना है, वात रोग आपको उत्पन्न होना है, कमर का दर्द, घुटने का दर्द आपको होना है विपरीत आहार से। तो योग के साथ में संगीत और डाइट प्लान में हो जाए तो मालूम नहीं कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। मैं बिल्कुल इस पर आऊँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें, संगीत जहाँ आपका स्ट्रेस कम करता है, वहीं योग भी ये करता है। सर एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, ये दोनों से ही मेरा रहेगा ये क्वेश्चन। आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, हम यूथ की बात नहीं कर रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। तनाव और अवसाद, ये दोनों चीज़ें हैं जिसके कारण हम आज के युवा को देख रहे हैं, उनका ध्यान भटकता है, वो अपने लक्ष्य की तरफ नहीं जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे योग के द्वारा? और उसके बाद यही सवाल संगीत के माध्यम से, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें मेडिटेशन में भी यूज़ होती हैं। एक तरह से ये मेडिटेशन भी है। तो पहले सर आप मुझे बताएं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा मीन्स कंसंट्रेशन जी, देन आफ्टर ध्यान मेडिटेशन। तो जब हम कंसंट्रेशन किसी चीज़ पर लगाते हैं तो मेडिटेशन बनता है, तो हमारा स्ट्रेस कम होता है। मोर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन मीन्स अवसाद, स्ट्रेस एंड तनाव, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की मेडिसिन अलग हैं, पर हालांकि दोनों की सुसुप्ति अवस्था वाली जो नींद की दवाइयाँ वो दी जाती हैं, और जो कि मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं न्यूरो के। तो ये ना उसके लिए धारणा प्लस ध्यान जी, ये दोनों करने से हम एक क्रिया कराते हैं, उसका नाम है सेल्फ हिप्नोसिस, योग निद्रा। उस योग निद्रा करने से आप जैसा आप भविष्य में आपने पढ़ी होगी कभी कोई बुक्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, तो उसमें जैसा बोला कि हम भविष्य को आगे अपना बना सकते हैं आज हम जी। तो वैसे ही सेल्फ हिप्नोसिस में हम जैसा चाहते हैं कि वैसा हम कर सकते हैं, और हमारा डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों कम होता है, और हम बहुत ही अपने पीसफुल महसूस करते हैं, शांत महसूस करते हैं, और उसके साथ में हमारी फिर कई संभावनाएं आगे प्रकट होती हैं योग से। ओके सर, संगीत के माध्यम से मेडिटेशन को मैं समझूंगी, क्योंकि आज का यूथ जिस तरह के संगीत को पसंद करता है, या फिर जिस तरह का अग्रेसिवनेस आ रहा है या अवसाद में जा रहा है, म्यूज़िक कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ से दूर करने में, कम करने में अपनी भूमिका निभाता है। फ्लेमिंगो कितना इसमें कारगर साबित होता है? जी, मतलब फ्लेमेंको को भी लेता हूँ मैं, और पूरे दूसरे संगीत जो है उनको भी लेता हूँ। देखिए, संगीत कभी कोई सा गलत नहीं है।
जो गलती हो रही है वो हो रही है आपकी चित्त की क्या अवस्था है। अगर चित्त आपका बेचैन है, बहुत सारी एम्बिशंस आपको दस्तक दे रही हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो मतलब चित्त अगर स्थिर नहीं है तो शायद आप कोई सा भी संगीत सुने, भले वो इंडियन क्लासिकल हो, स्पिरिचुअल संगीत हो, फ्लेमेंको हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि सर बता रहे हैं कि जब अगर ध्यान, धारणा, आसन बराबर तरीके से नहीं किए गए तो योगा का कोई इफेक्ट, योग का इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आपने पात्र ही नहीं बने आप। तो वही चित्त की अवस्था है ये, और चित्त की अवस्था के लिए मुझे लगता है कि स्थिर रहना ये पहली मूलभूत रिक्वायरमेंट है। भले संगीत हम की बात करें, ध्यान की बात करें या शायद आसन की, स्थिरता बहुत जरूरी है। दोनों ही चीजों में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आपका जब चित्त, चित्त की आपका बात ध्यान, करी क्योंकि तो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। Absolutely. मैडम जब चित्त की बात करिए तो जब उनसे पतंजलि मुनि से पूछा गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ योग, तो उन्होंने बोला योगस चित्तवृत्ति निरोधा, बिल्कुल। मन की चंचलता को रोकना योग है। बिल्कुल दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। तो इसमें भी मतलब वो चित्त अगर बैलेंस किया आपने, अब चित्त आप बैलेंस कर सकते हैं जब आप धारणा लगाएं। धारणा मतलब जैसे सर कंसंट्रेशन, तो जैसे म्यूजिक भी है, कोई सा भी म्यूजिक हो, इंटेंट बिल्कुल फोकस, लिसन होना चाहिए, एक नोट क्लियरली। अगर आप उसको अंगीकृत कर रहे हैं जी, तो उसका इफेक्ट आपको मिलेगा, आपको शांति भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, और हैप्पीनेस के पूरे। मैं चाहूंगी कि आपके संगीत के साथ योग का एक आसन सर जो बैठ के यहाँ हो सकता है, प्लीज मैं चाहूंगी, ओम चालू कर दो। क्योंकि इन दोनों का जो सुर और ताल आएगा ना, वो वाकई लाजवाब होगा आज। मैं ओम का ध्वनि करूंगा और एक लय के साथ करेंगे। आप लोगों की जुगलबंदी। 1 2 3 जी। यदि हम 5 से 10 बार बोल देंगे तो पूरा विश्व जो है शांत हो जाएगा। एक ऐसी तरंगें निकलती हैं ओम के साथ जब म्यूजिक होता है, तो हम चूंकि योग कराते हैं तो म्यूजिक के साथ कराते हैं, तो ऐसा आनंद आता है कि वो कितना ही डिप्रेशन में व्यक्ति हो, कितने ही स्ट्रेस में हो, उसे लगता है मैंने कितनी बड़ी गलती करी, वो ऐसे शांत हो जाता है, अद्भुत शांति मिलती है, आनंद आता है, एनर्जी लेवल हाई होता है। बिल्कुल सही। वाकई। तो जिस तरह से ये सुर ताल होते हैं, योग के साथ में संगीत होता है, एक अलग दुनिया में हमें पहुंचा देता है। हमारा जो तनाव, हमारी जो अंदर की इच्छाएं, खुशियां हैं, हमारे चेहरे पे वो आ जाती है, और मुझे लगता है दोनों चीज़ों से आती है। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है तो जुगलबंदी तो मैं खैर देख ही रही थी यहाँ पे। वाकई सर एक और जुगलबंदी कोई बढ़िया सी आज ठीक है, हमारे बिल्कुल। दर्शकों के लिए। बिल्कुल मैं कपालभाति करता हूँ इसमें बस। ठीक है। क्या बात है। यस 1 2 3 1 2 3 4। क्या बात है, इसे कहते हैं जुगलबंदी कपालभाति एंड संगीत। भस्त्रिका प्राणायाम बोथ। वाकई Right, वाकई इसे कहते हैं जुगलबंदी। और आप दोनों का क्या कहना, लाजवाब। एक संगीत के महारथी हैं तो एक योग के महारथी हमारे साथ आज मौजूद थे, और आप दोनों की जुगलबंदी। एक छोटी सी चीज वाकई बोलना है। चाहूंगा मैं, जी क्योंकि सर ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब ओम का उच्चारण करते हैं तो एक लय होनी चाहिए। ऐसे शायद जब ब्रीदिंग का भस्त्रिका बता रहे थे तो जो लय की जो बात कर रहे थे, जी तो जब इंस्ट्रूमेंट मैंने लगाया तो वो लय बहुत क्लियर कट दिखी, बिल्कुल रिदमिकल जा रहा था वो, देखिए आप। तो वो सांसों का संगीत था वो, तब जी। शायद प्राणायाम अचीव हो पाता है। क्या बात है, क्या बात तो वो बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं ये। वाकई इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे की सांस जो है हमारा पहला संगीत है शायद बिल्कुल। मानव जीवन का। बिल्कुल बिल्कुल। आज इतने विशेष दिन पर आप दोनों आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। आप दोनों कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजीव साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने बहुत के बहुत लिए। धन्यवाद आप सबका।
मेरा अंतिम उपदेश प्रवचन लेक्चर मेरा कि योग करिए, स्वस्थ रहिए। हरि ओम, जय जय। बिल्कुल। और और योग करिए, स्वस्थ रहिए और साथ- अच्छा संगीत सुनिए और फिर अच्छे काम कीजिए। मोटिवेट हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का आने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से विश्व योग दिवस और विश्व संगीत दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, संगीत सुनिए, अपने तनाव को दूर कीजिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते रहिए। और उसके लिए सुबह उठ के योग कीजिए। योग करने से नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदे ही होने वाले हैं। और अगर संगीत के साथ योग करेंगे तो आहा, इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। और उसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा हमारा पता, और हमारा पता है नमस्कार MP सजीव दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।